नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है रूस की क्रांति, जो कि 1917 में हुई, जब प्रथम विश्व युद्ध अपने अंत के स्तर पर था। तो चलिए इसके कारणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है निरंकुश राजतंत्र एवं स्वेच्छाचारी शासन। रूस में निरंकुश राजतंत्र मौजूद था, जो दैवीय सिद्धांत पर आधारित था, जहाँ राजा की इच्छा का ही कानून था। यह शासन सामंत एवं कुलीनों के माध्यम से संचालित होता था। सारा का सारा जो भी कहा जाए कि व्यापार, जो भी चाल चलन था, पूरे पूरे हम देखा जाए प्रशासनिक सेवा, सब चीज़ में सामंतों और कुलीनों का के द्वारा पूरा शासन संचालित होता था। विभिन्न पदों पर भी इन कुलीन वर्गों के द्वारा लोगों को नियुक्त किया जाता था और ये जनता का शोषण कर रहे थे। इस तरह नौकरशाही भ्रष्ट हो चुकी थी। फलतः जन असंतोष बढ़ रहा था। जार यहाँ यानी कि रूस का प्रधानमंत्री निकोलस सेकंड के समय में ये निरंकुशता और बढ़ गई। फलतः जन असंतोष उग्र हो गया। अब आते हैं दूसरे कारण पर, जो कि है सामाजिक आर्थिक विषमता। रूस में फ्रांसीसी समाज की भांति ही विशेषाधिकार वर्ग, पादरी व कुलीन वर्ग तथा अधिकार विहीन वर्ग, किसान, मजदूर, जनसाधारण में समाज विभाजित था। इस तरह समाज में शोषक एवं शोषित वर्ग मौजूद था, जिनके बीच तनावपूर्ण संबंध थे। इस सामाजिक आर्थिक विषमता से जन असंतोष उग्र हो गया। अब आते हैं अगले कारण पर, जो कि है किसानों की दशा। रूस में सर्वाधिक जनसंख्या किसानों की थी और वे अत्यंत दयनीय स्थिति में थे। किसान प्राय भूमिहीन था और जमींदार व कुलीन के पास भूमि का बड़ा हिस्सा था। वस्तुतः रूस के 67% भूभाग पर इन कुलीनों का नियंत्रण था, तो दूसरी तरफ चर्च के अधीन लगभग 13% भूमि थी। किसान इन भूस्वामियों के यहाँ पर मजदूरी कर रहे थे। फलतः जमींदार व पादरी किसानों का शोषण कर रहे थे। यद्यपि रूस में 1861 में दास प्रथा समाप्ति की घोषणा की गई थी, किंतु व्यवहारिक स्तर पर अभी भी यह दास प्रथा मौजूद थी और रूसी किसान दासता की स्थिति में था। फलतः किसानों में जन असंतोष व्याप्त था। आइए अगले कारण पर चलते हैं, जो कि है श्रमिकों की दशा। रूस में औद्योगिकरण देर से हुआ और सीमित रहा। इस औद्योगिकरण विकास के लिए पूंजी भी प्राय विदेशों से आई थी, अतः विदेशी पूंजीपतियों ने केवल मुनाफा कमाने पर ध्यान दिया। इससे रूसी श्रमिकों का अत्यधिक शोषण हुआ। वस्तुतः श्रमिकों के कार्य के घंटे निर्धारित नहीं थे, उसे इन्हें न्यूनतम सुविधाएं व अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। इस तरह श्रमिक असंतोष मौजूद था। समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने इन्हें संगठित कर इन्हें क्रांति के लिए तैयार किया। आइए अगले कारण पर चलते हैं, समाजवादी विचारधारा का प्रसार। रूस में समाजवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा था। इसी क्रम में विभिन्न समाजवादी दल बने। समाजवादी क्रांतिकारी दल ने कृषक हितों के मुद्दों को उठाकर उनका समर्थन प्राप्त किया, तो दूसरी तरफ समाजवादी तांत्रिक दल ने मजदूरों के हितों की बात कर अपना जन आधार बढ़ाया। वस्तुतः समाजवादी विचारधारा ने किसान एवं मजदूरों के शासन की स्थापना की बात कर रूस में समाजवादी विचारधारा को लोकप्रिय बना दिया। इतना ही नहीं, समाजवादी विचारधारा धर्म व नस्ल को महत्व नहीं देती। अतः जब जार निकोलस ने रूसीकरण केवल रूसी जाति की बात की, तो गैर रूसी जाति भी समाजवादी विचारधारा के पक्ष में आ गई और शासन परिवर्तन पर बल देने लगी। समाजवादी प्रजातांत्रिक बल दो भागों में बटा था। पहला, बोल्शेविक, जो मार्क्स के सिद्धांतों एवं साधनों में पूर्णतः विश्वास रखते थे और वे वर्ग संघर्ष एवं हिंसक क्रांति के माध्यम से सर्वहारा का शासन स्थापित करने की बात करते थे। लेनिन एक बोल्शेविक था। दूसरा, मेनशेविक कहा जाए, मेनशोविक जो भी है, जो कर्मिक सुधारों का पक्षधर था और संवैधानिक तरीके से समाजवादी शासन की स्थापना पर बल देता था। चलिए अगले कारण पर चलते हैं, बौद्धिकों की भूमिका। रूस में विभिन्न लेखकों एवं विचारकों ने रूसी जनता को जागरूक बनाया। वस्तुतः गोर्की, तुर्गनेव, टॉल्स्टॉय को प्रेरित किया। गोर्की ने द मदर नामक बुक की रचना कर लोगों को राष्ट्रीयता की भावना पैदा कर दी उनमें, तो दूसरी तरफ टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस की रचना कर रूसियों में गौरव की भावना को जागृत किया। इसी तरह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित होकर रूसी जनता अपने अधिकारों के लिए एकजुट हुई। अगला कारण, रूस जापान युद्ध। जापान ने अपने साम्राज्यवादी प्रसार के क्रम में चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर हमला किया और इसी क्रम में वहां मौजूद रूसी सैनिकों के साथ उसका संघर्ष हुआ, जिसमें रूसी सैनिकों की पराजय हुई।
इस पराजय से राजतंत्र की कमजोरी उजागर हो गई और आर्थिक सामाजिक विषमता से असंतुष्ट जनता जारशाही के विरुद्ध हो गई। रूस की आर्थिक, सामाजिक एवं सैनिक कमजोरी को दूर करने के लिए जनता ने एक प्रतिनिधि सदन ड्यूमा के गठन की मांग की। अपनी मांगों के समर्थन में 1905 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला, जिसका जार ने कठोरतापूर्वक दमन कर दिया। इस दिन रविवार था, अतः इस घटना को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। जार के इस दमन से जन असंतोष और उग्र हो गया। अंततः रूसी शासक को जनता की मांगों के सामने झुकना पड़ा और ड्यूमा का गठन करना पड़ा। आइए अब इन कारणों की समीक्षा करते हैं। ड्यूमा का गठन नागरिक अधिकारों की स्वीकृति तथा निरंकुश राजतंत्र के पतन की शुरुआत को सूचित करता है। वस्तुतः ड्यूमा का गठन तो हुआ, किंतु इसका अस्तित्व जार की इच्छा पर निर्भर करता था। अतः जार ने इसे बार बार भंग करके इसके लोकतांत्रिक स्वरूप को नष्ट कर दिया। इसलिए 1905 की घटना को वास्तविक क्रांति का नाम नहीं दिया जा सकता। इसे सफलता का एक पड़ाव कहा जा सकता है। लेनिन ने भी 1905 में हुए इस परिवर्तन के महत्व को निरूपित करते हुए कहा कि 1905 के सवेरा पूर्व अभ्यास के बिना अक्टूबर 1917 के बोल्शेविक क्रांति की घटना संभव नहीं थी। अब आते हैं तात्कालिक कारण पर। प्रथम विश्व युद्ध जनित कठिनाइयों ने रूसी क्रांति को संभव बनाया। वस्तुतः रूस ने साम्राज्यवादी लाभ लेने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी की और मित्र राष्ट्रों का साथ दिया। इस युद्ध में भागीदारी के कारण रूस की आर्थिक स्थिति, दशा कहा जाए तो वो कमज़ोर हो गई। बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती तो की गई, किंतु सैनिकों को पर्याप्त युद्ध सामग्री भी उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः उनमें जन असंतोष मौजूद था। तो दूसरी तरफ युद्ध में रूस की पराजय होने लगी, अतः जन असंतोष बढ़ गया। इतना ही नहीं, कार्यशील जनसंख्या के युद्ध में शामिल होने से कृषि उत्पादन एवं व्यापार में गिरावट आई। साथ ही 1916 से लेकर 17 तक में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। अतः खाद्यान्न संकट बढ़ा। यातायात परिवहन के साधन युद्ध क्षेत्र में प्रयुक्त होने के कारण कच्चे माल एवं वस्तुओं की आवाजाही बाधित हो गई। अतः औद्योगिक उत्पादन गिरा। इससे वस्तुओं में के मूल्य में वृद्धि हो गई। अतः जन कठिनाइयाँ बढ़ गई। इस विस्फोटक आर्थिक स्थिति के नए क्रांति का आधार तैयार कर दिया। इस तरह रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण तो प्रथम विश्व युद्ध जनित आर्थिक विस्फोट था। रूस की क्रांति के दो चरण माने गए हैं, जो कि एक साल में 2 बार क्रांति मानी गई। जैसे कि सबसे पहले हुई थी फरवरी 1917 में और एक हुई थी अक्टूबर 1917 में। चलिए इनके बारे में जानते हैं। फरवरी 1917 की क्रांति की शुरुआत रूसी जनता द्वारा रोटी की मांग को लेकर हुई। वस्तुतः रूस में मौजूद जन असंतोष को प्रथम विश्व युद्ध जनित आर्थिक कठिनाइयों ने उग्र कर दिया। इसी क्रम में पेट्रोग्राड के सड़कों पर मजदूरों ने जुलूस निकाला, कारखानों ने हड़ताल की, जगह जगह पर प्रदर्शन होने लगे। इसी क्रम में जनता ने दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। जार ने दमन हेतु सैनिकों को आदेश दिया, किंतु वे प्रदर्शनकारियों से मिल गए। अतः मजदूर एवं सैनिकों ने मिलकर एक क्रांतिकारी सोवियत परिषद का गठन किया। इस सोवियत ने ड्यूमा के सदस्यों के साथ मिलकर एक अस्थायी सरकार का गठन किया। इसी के साथ जार ने सत्ता को त्याग दी और रूस से सदा के लिए राजतंत्र की समाप्ति हुई। इस राजतंत्र की समाप्ति के बाद सरकार का नेतृत्व केरेंस्की के हाथों में आया, जो मध्यवर्गीय स्वरूप से युक्त था। इस सरकार में उद्योगपति, कुलीन, भूस्वामी एवं उच्च नौकरशाही वर्ग के प्रतिनिधित्व शामिल थे। इस सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को बनाए रखने तथा निजी संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखने एवं संवैधानिक तरीके से क्रमिक रूप से सुधारों की बात की। इन कार्यों से ऐसा लग रहा था कि रूस में पश्चिमी पूंजीवाद राष्ट्रों की तरह प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना हो रही है, जबकि क्रांति का श्रेय तो किसान एवं मजदूरों को था और वे उत्पादन के साधन एवं नियंत्रण पर राज्य का नियंत्रण चाहते थे। अतः बोल्शेविकों के नेतृत्व में इस सरकार का विरोध किया गया। अब आते हैं अक्टूबर 1917 की क्रांति पर। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने केरेंस्की सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया और सत्ता किसान एवं मजदूरों को सौंपने की मांग की। लेनिन ने उत्पादन के साधन एवं वितरण पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने के विश्व युद्ध से रूस की भागीदारी समाप्त करने की बात कर जन समर्थन हासिल कर लिया। इसी क्रम में बोल्शेविकों ने शासकीय भवनों, बिजली भवनों, रेलवे स्टेशनों आदि पर अधिकार कर
कर दिया, अतः केरेंस्की की सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा और लेनिन के नेतृत्व में जन कॉमिसार या कहा जाए जन मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसका सभापति लेनिन एवं युद्ध मंत्री ट्रास्टकी था। अब आते हैं रूस की क्रांति के परिणामों पर, जो कि सबसे पहले है राजनीतिक परिणाम। रूस में निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई और सर्वहारा का शासन स्थापित हुआ। दूसरा, लेनिन ने जर्मनी के साथ लिटोवस्क की संधि कर प्रथम विश्व युद्ध से रूस को अलग किया। रूस के नेतृत्व में पूंजीवादी शासन का विरोध शुरू हो गया और उसने उपनिवेशवाद का विरोध किया। इसी क्रम में रूस को औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति का अग्रदूत समझा गया। अब आते हैं आर्थिक परिणामों पर। रूस में उत्पादन के साधन एवं वितरण में राज्य का नियंत्रण हुआ, फलतः उत्पादन में वृद्धि हुई। रूस का वैज्ञानिक तकनीकी विकास हुआ। वस्तुतः साम्यवादी विचारधारा से युक्त होने के कारण रूस को पूंजीवादी विदेशी सहयोग मिलने की संभावना नहीं थी, अतः आर्थिक औद्योगिक विकास के लिए स्वयं ही प्रयत्न करना था। अतः वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। इसी क्रम में ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया। रूस में नियोजित अर्थव्यवस्था पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की नीति अपनाई गई, फलतः रूस 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी से बच सका। अब आते हैं सामाजिक परिणामों पर। रूस में कुलीन एवं सामंत जैसे विशेषाधिकार वर्ग की समाप्ति हुई, क्योंकि निजी संपत्ति की अवधारणा समाप्त कर दी गई। इसी तरह चर्च व्यवस्था और धार्मिक संरचनाओं को समाप्त कर दिया गया, अतः धार्मिक विशेषाधिकार वर्ग की समाप्ति हुई। इस तरह रूस में वर्ग विहीन समाज का निर्माण हुआ। शिक्षा का प्रसार करना और प्रत्येक व्यक्ति को कार्य देना राज्य का कर्तव्य बना दिया गया। इसी तरह 16 वर्ष तक की उम्र तक अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा लागू कर दी गई, फलतः साक्षरता में वृद्धि हुई। समाज में भेदभाव व समानता में समाप्ति हुई। इसी क्रम में लैंगिक भेद की अवधारणा समाप्त की गई व महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर भी मिला। अब आते हैं कि इस क्रांति का वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम या पहला कहा जाए, यह प्रथम सफल समाजवादी क्रांति थी, अतः इसने विश्व के विभिन्न देशों के सर्वहारा वर्ग में आशा का संचार किया कि वे भी शोषण से मुक्त हो सकते हैं। इसी क्रम में उन्हें अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष की प्रेरणा मिली। दूसरा, अनेक देशों में साम्यवादी दल का निर्माण हुआ, फलतः समाजवादी सरकार के दलों को प्रोत्साहन मिला। रूस की सर्वहारा क्रांति की सफलता से श्रमिकों का महत्व बढ़ा। अब इनकी मांगों पर ध्यान दिया गया। इसी क्रम में विभिन्न देशों में मजदूर दल बने और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का निर्माण हुआ। विश्व में नियोजित अर्थव्यवस्था की धारणा लोकप्रिय हुई। उपनिवेशों में चल रहे आंदोलनों को सशस्त्र क्रांति की प्रेरणा मिली। विश्व में पूंजीवादी एवं साम्यवादी के बीच, साम्यवाद कहा जाए तो में मुख्यतः साम्यवादी नहीं, के बीच वैचारिक टकराव बढ़ा। इसी क्रम में शीत युद्ध का विकास हुआ। वस्तुतः अमेरिका एवं सोवियत संघ के तनावपूर्ण संबंधों की अभिव्यक्ति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर ठीक लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।